चलिए, तो शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए ये बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और यहां से अगर देखा जाए ना, तो लगभग आपके 100 दिन का टाइम अब बचा हुआ है, लगभग देखा जाए तो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होना है। तो लगभग 100 दिन आपके एग्जाम के लिए यहां से बचे हुए हैं। अब इन 100 दिनों में कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, और क्या तैयारी 100 दिनों में हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये आपने बहुत सोचा होगा, है ना। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आप 100 दिन भी अगर बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती का सिलेबस कवर हो सकता है। लेकिन अगले 100 दिन आपको जूझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि संडे को आपकी क्लास लगे, ठीक है, क्योंकि 100 दिन का टाइम है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम जो है वो छूटे, है ना। नहीं तो फिर संडे जो है वो, है ना, अब एकदम से अंग्रेजों के जमाने से लॉर्ड हार्डिंग ने जब से रविवार का अवकाश निर्धारित किया है, तो उसको हम लोग मस्तीखोरी का दिन मानते हैं। लेकिन क्योंकि सामने लक्ष्य है, तो फिर मेरे हिसाब से संडे भी अगर उस लक्ष्य को दिया जाए तो कोई बुरा नहीं, ठीक है। तो अभी लगभग 100 दिन है और इन 100 दिनों में अपने को आपकी तैयारी पूरी करानी है। ये 100 दिन थोड़ा सा आपको ना अपने आप को फोकस करके रखना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि कंपटीशन का स्तर इतना अच्छा है। मैं खराब नहीं बोलता, कंपटीशन का स्तर बहुत अच्छा है। और इस कंपटीशन से वो अच्छे लोग निकलेंगे जो कंपटीशन को डिजर्व करते हैं, जो कंपटीशन से बाहर निकल सकते हैं, जो कंपटीशन को जीत सकते हैं। तो इसीलिए चूंकि अब आप यहाँ आ गए हो, मतलब सीधी सी बात है, आप अपने आप को इस कंपटीशन के लायक समझते हो, इसीलिए आप यहाँ पहुंचे हो। तो इन 100 दिनों में अपने को अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और फोकस होकर के अगर आप पढ़ेंगे तो 100 दिन में एग्जाम निकाला जा सकता है। और एक अच्छे शिक्षक होने के नाते, है ना, जब एक अच्छा शिक्षक बन जाओगे तो उस समय आपको अपने विद्यार्थियों को यही सिखाना रहेगा कि हाँ, चैलेंज से डरना नहीं है। तो 100 दिन का चैलेंज लो, पढ़ो, ठीक है। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले तो जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे हाथ में होना चाहिए सिलेबस। दो चीजें मैं हमेशा फोकस करता हूं, हमेशा बोलता हूं कि ये दो चीजें जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपके पास हाथ में होना चाहिए। एक एक होना चाहिए आपके पास सिलेबस, और दूसरी चीज जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस हमको बताता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और पीवाईक्यूज बताते हैं आपको कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन अभी अगर व्यापम के पैटर्न को देखें तो इन दोनों चीजों का अभाव हमको थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। इसका रीजन ये है कि सिलेबस अभी तक व्यापम ने जारी किया नहीं है, तो ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एज इट इज तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर एक खाका दिमाग में है कि हाँ हाँ, ये खंड जो है ये हमारे सिलेबस में रहने वाला है, ये हमारे दिमाग में है। क्योंकि पिछले एग्जाम का भी सिलेबस यदि देखेंगे तो 150 अंक का एग्जाम हुआ था, उसमें से कुछ अंकों को हटाएगा, कुछ अंकों को जोड़ेगा, कुल मिलाकर वो 100 नंबर में आपके प्रश्न पत्र को समायोजित करने का प्रयास करेगा, समायोजित करेगा 100 नंबर में। क्योंकि अभी व्यापम का एग्जाम 100 नंबर का हो गया है,
तो लगभग हर एग्जाम वो 100 नंबर में ले रहा है, तो ये मान करके चलिए कि शिक्षक भर्ती का सिलेबस भी वो 100 नंबर में ही लेगा। तो इसके हिसाब से सिलेबस वो अरेंज करेगा, वो सिलेबस बनाएगा। और दूसरी बात, कितना पढ़ना है ये आपको पीवाईक्यू से पता चलता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अभी के समय में पीवाईक्यू जो है ये केवल 50 से 60% ही आपको हेल्प करेगा। इसका रीजन ये है कि अभी का एग्जाम का पैटर्न जो व्यापम क्वेश्चंस दे रहा है, उसके पैटर्न को बहुत अलग तरीके से उसने मोल्ड कर दिया है। बहुत अलग तरीके से उसका सिलेबस हमको अब दिखाई पड़ता है। मतलब क्वेश्चन का जो स्तर है वो अलग तरीके का दिखाई पड़ता है। व्यापम में पहले जहां वन लाइनर फैक्ट ज्यादा आते थे, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अब कुछ क्वेश्चन वो स्टेटमेंट वाले दे रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कहने का मतलब, या तो वो क्वेश्चन दे रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि वन लाइनर का लोप हो गया, वन लाइनर जीरो हो गया, नहीं, लगभग 50% क्वेश्चन अभी भी वन लाइनर ही आ रहे हैं। 50 क्या, 50 से 60% बोल दीजिए, क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर ही आ रहे हैं। लेकिन बाकी के क्वेश्चन भी तो हैं, बाकी के 40 से 50 क्वेश्चन भी तो हैं। ये कहां से आ रहे हैं सर? ये क्वेश्चन या तो आपको इस पैटर्न में पूछ रहा है, सुमेलित कीजिए वाला, या आपको पूछ रहा है सत्य या असत्य कथन के रूप में, सत्य या असत्य कथन के रूप में पूछ रहा है, या तो कूट वाले प्रश्न बना रहा है कि इनमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है। और चौथा एक पैटर्न जिसका अलग ही खौफ चल रहा है अभी, वो है कथन और कारण के प्रश्न। ये नए 4 टाइप के क्वेश्चन जो है व्यापम ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं आपके सामने। अब ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये आपको पुराने पैटर्न में बहुत कम देखने को मिलते थे। पुराने पैटर्न में ये पैटर्न जो है ये बहुत कम देखने को मिलते थे। ये क्वेश्चंस जो है ना, और मेरे हिसाब से कठिन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग जरूर होते हैं। कठिन नहीं होते, ये टाइम टेकिंग जरूर होते हैं। इसमें आपको अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनेंगे वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि टाइम को मैनेज करने के चक्कर में कई बार क्वेश्चन छूट रहे हैं। और व्यापम के जो कैंडिडेट्स हैं, व्यापम के जो अभ्यर्थी हैं, उनके सामने ये वाली समस्या हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि सर हम पूरा क्वेश्चन पेपर जो है, 100 क्वेश्चन जो है वो पढ़ नहीं पाए। 80 पढ़े, 85 पढ़े, 90 पढ़ लिए, लेकिन सर 10 क्वेश्चन ऐसे लेंदी लेंदी थे जिनको हम लोग पढ़ नहीं पाए। आप टीईटी का पेपर देख ही लिए होंगे, है ना? टीईटी के पेपर में भी क्वेश्चन कठिन थे ऐसी बात नहीं थी, क्वेश्चन लेंदी बहुत था। और क्वेश्चन जब लेंदी हो जाता है ना, तो आपको टाइम अतिरिक्त रूप से लगाना पड़ता है उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। मतलब सीधी सी बात है, अगर हमको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है, 100 क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो पढ़ने की आदत विकसित करनी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कहा ना 80, 85, 90 क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन का क्या बोलते, सर आसान था लेकिन ना पढ़ ही नहीं पाए उसको। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले तब समझ आया कि ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना था, लेकिन उतना टाइम ही नहीं मिला। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो 10 क्वेश्चन हैं या वो जो 5 क्वेश्चन भी यदि हैं, तो वो सिलेक्शन होने और ना होने के बीच का बैरियर बन जाते हैं। मतलब सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये कई बार उन 5 प्रश्नों पर निर्भर करने लगता है, ये 10 प्रश्नों पर निर्भर करने लगता है। तो अपने को सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि भाई जब हम एग्जाम हॉल में बैठें तो ये 100 क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ सके, इतना रीडिंग हम कर चुके हों, मतलब इतने पढ़ने की क्षमता हम विकसित कर चुके हों कि 100 क्वेश्चन हम आसानी से
रीड कर ले एटलीस्ट, क्योंकि कई बार ऐसे होगा कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते में ही सॉल्व हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं और पढ़ते ही तुरंत आंसर दिमाग में आ जाता है। होता है ऐसा, हमको विकल्प की आवश्यकता भी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है। और हर प्रश्न पत्र में लगभग 20 से 30 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे। एक बार पढ़ोगे, विकल्प की भी आवश्यकता नहीं है अगर आप अच्छे से तैयारी किए हो तो। आपको विकल्प की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप तुरंत आंसर तुरंत दिमाग में क्लिक कर लेंगे, विकल्प खोजेंगे, गोला भरेंगे। लेकिन सर मान लो अगर पढ़ने की आदत नहीं है और ऐसे प्रश्न पत्र आ जाए जो थोड़ा सा लेंदी हो, फिर क्या करें? फिर तो पढ़ने की आदत को आपको आज से ही विकसित करनी चाहिए मेरे हिसाब से। भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए अपने आप को तैयार रखना एक अच्छा कैंडिडेट करता है ना। अच्छे कैंडिडेट का गुण होता है कि वो वर्तमान पैटर्न को भी ध्यान में रखता है, प्रश्नों के स्तर को भी ध्यान में रखता है और सिलेबस को भी ध्यान में रखता है। ये सारी चीजें जब आप ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो आपके लिए एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। और चूंकि 100 दिन का ही टाइम बचा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से अगर धीरे धीरे करके आप पढ़ने की आदत डालोगे तो आप इन 100 प्रश्नों को कम से कम पढ़ के इनमें से कुछ प्रश्न तो आप यूं ही बना लोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर एकदम जीरो हैं हम। ठीक है, अगर जीरो है भी तो 0 से 100 तक पहुंचने में आपको मेहनत लगेगी। मेहनत तो उनको भी लगेगी जिनका एक बार या 2 बार पूरा सिलेबस कवर हो गया है, क्योंकि अंतिम समय की तैयारी को छोड़ देना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मूर्खता होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप पूरे साल भर पढ़िए, एग्जाम के अंतिम 15 से 20 दिन मत पढ़िए। अंतिम 15 से 20 दिन मत पढ़िए, आउटकम जीरो। कई बार ऐसे तथ्य आपको उलझा देंगे जो आपको बहुत अच्छे से एक समय पर आते थे। होता है ऐसा। तो ये सारी दिक्कत ना हो इसके लिए आपको पहले दिन से ही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और पढ़ने की आदत डालने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी शिक्षक बनने वाले हो तो शिक्षक को तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ना ही चाहिए, नया सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप में से कितने लोग केवल वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं? केवल वर्ग 3? अच्छा, वर्ग 2 के लिए बाकी सब ठीक। चलिए, तो आपको आगे जाकर के हिंदी भाषा मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हिंदी भाषा हम लोग पढ़ेंगे। अब इस हिंदी भाषा के सिलेबस में क्या रहने वाला है ये देखना है। हिंदी भाषा के सिलेबस में उतरने से पहले आपको अपने सिलेबस का एक मोटा मोटा प्रारूप पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या रहने वाला है। देखिए, अंकों का विभाजन कैसा भी हो, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो आपके सिलेबस में रहने ही रहने हैं। जैसे जैसे एक विषय रहने वाला है आपका आपका गणित। वर्ग 3 में गणित रहने ही वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये रहने ही वाला है। इसके अलावा आपका पर्यावरण रहने ही वाला है। इसके अलावा भाषा, जिसमें हिंदी भी आना है और इंग्लिश भी सिलेबस में रहना है। ये तो सिलेबस में रहना ही रहना है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर ये सिलेबस में रहेगा। और एक हिस्सा जो है सामान्य अध्ययन का, ये आपके सिलेबस का हिस्सा रहने वाला है। ये वर्ग 3 के सिलेबस में लगभग ये सारी चीजें रहने वाली हैं। वर्ग 2 का सिलेबस यदि देखें तो वर्ग 2 के सिलेबस में आप 2 भाग में बटेंगे। या तो आप सामाजिक विज्ञान वाले हिस्से में जाएंगे या तो आप जाएंगे गणित वाले हिस्से में। इन 2 भागों में है।
इसमें अगर देखा जाए तो सिलेबस दोनों में लगभग 80% लगभग आपको समानता 100 नंबर के अंकों के विभाजन के हिसाब से आपको मिलेगी। कैसे? जैसे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यदि देखा जाए, है ना, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इसमें आपको सामान्य अध्ययन मिलेगा, यानी जीएस वाला भाग मिलेगा। जीएस वाला भाग कहने का मतलब है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, मतलब ये भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, हो सकता है छत्तीसगढ़ रहेगा, छत्तीसगढ़ आपके सिलेबस में डाला जाएगा। इसके अलावा बाकी के जो विषय हैं, है ना, यहाँ पर गणित नहीं रहेगा, यहाँ पर सीडीपी रहेगा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर हो सकता है पर्यावरण न रहे, सामान्य अध्ययन रहे, सॉरी सामाजिक अध्ययन रहे। यहाँ पर सामान्य अध्ययन नहीं है, ये सामाजिक अध्ययन है। ठीक है, ये अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको भाषा पढ़नी है, भाषा में दोनों भाषाएं हैं, कंप्यूटर पढ़ना है। ये हिस्सा मिलकर के आपका सिलेबस बनाएगा। वहीं गणित वाले के अंतर्गत आप सामान्य अध्ययन ना पढ़ करके आप पढ़ेंगे गणित, और हो सकता है इसमें रीजनिंग ऐड कर दिया जाए, जो कि संभावना पूरी पूरी दिख रही है कि वो रीजनिंग ऐड करेगा। रीजनिंग ऐड करेगा यदि आप गणित वाले पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं वर्ग 2 में, तो आपको रीजनिंग हो सकता है आगे जाकर के पढ़ना हो। इसके अलावा आपको यहां पढ़ना होगा, भाषा को पढ़ना होगा, हो सकता है पर्यावरण रहे, हो सकता है ना रहे, कंफर्म नहीं बोल सकते। यह है कि कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन ये आपके सिलेबस में रहेगा, ये तो रहना ही रहना है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को हमको तैयार करना है इस एग्जाम के लिए। ये सारा हिस्सा आपके सिलेबस में रहने वाला है। अब आपको ये देखना है कि आप किस स्तर की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप वर्ग 2 सामान्य अध्ययन या सॉरी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप गणित के अंतर्गत वर्ग 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे विषय आपके रहना ही रहना है। ठीक है, हाँ हो सकता है यहाँ पर रीजनिंग रहेगा, हो सकता है, ठीक है, संभावित नहीं है लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर रीजनिंग वो ऐड करेगा, क्योंकि अभी लगभग हर एग्जाम में वो रीजनिंग ऐड कर रहा है। ठीक है, मैथ्स भले ऐड ना करे लेकिन रीजनिंग यहाँ पर हो सकता है वो ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर गणित के साथ मैं बोलूंगा रीजनिंग यहां भी ऐड कर लो, ये भी ऐड होगा रीजनिंग। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर देखा जाए तो आपका सिलेबस बनेगा, जो भी जिस भी तारीख को आपका सिलेबस जारी हो, लगभग इसी में से ही हिस्से जो है आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। अंकों का विभाजन हो सकता है आगे पीछे हो। अंकों का विभाजन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अंकों का विभाजन जानने के बाद आपके दिमाग में ना एक स्लॉट बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है कि अरे ये तो 5 ही नंबर का है, अरे ये तो 4 ही नंबर का है, ये तो 10 ही नंबर का है, ये होता है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से बचने के लिए मैं अंकों का विभाजन नहीं बता रहा हूं। हो सकता है यहां पर तो हिंदी 5 नंबर की आएगी या 7 नंबर की आएगी, जो भी आएगी, यहां से 5 नंबर 7 नंबर जो आना है हिंदी का, अंग्रेजी का 5 नंबर 7 नंबर जो आना है। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो आपके एग्जाम के लिए कम महत्वपूर्ण है, नहीं, हर एक सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, वर्ग 3 में अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है हिंदी का। वर्ग 3 के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो मान करके चलो कि मिनिमम साइड में 10 से 15 क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि हिंदी के आने वाले हैं, हो सकता है वो 17 हो जाए। मिनिमम साइड में 10 क्वेश्चन मुझे एकदम सामने दिखाई पड़ रहे हैं।
तो आप जब अपनी तैयारी करें तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन हमारे सिलेबस में है और हर एक हिस्से को अपने को तैयार करना है। ये मान के चलिए हर एक हिस्से को अपने को तैयार करना होगा। किसी भी एक हिस्से में आप कमजोरी करोगे तो उसका सीधा रिजल्ट आपके एग्जाम में दिखेगा, उसका सीधा रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का स्तर बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे अभ्यर्थी बैठे हुए जो अंग्रेजी में 5 पे 5 बनाते हैं, साथ में हिंदी में 5 पे 5 बनाएंगे। मतलब उनका भाषा वाला जो पेपर है वो बहुत अच्छे से तैयार है। बहुत सारे लोग हैं और वो लगातार पढ़ भी रहे हैं। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको वास्तविकता से परिचित करने के लिए बोल रहा हूं। ऐसे कई कैंडिडेट आपको मिलेंगे, ऐसे कई अभ्यर्थी आपको मिलेंगे जिन्होंने एक बार दो बार सिलेबस को खत्म कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि भर्ती हुए लगभग 3 से 4 साल होने वाले हैं और इस बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी नए पास आउट भी हुए हैं कॉलेज से। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो उस समय सिलेक्शन में रह गए थे लेकिन अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछली भर्ती निकाले थे लेकिन ट्रांसफर के कारण वो लोग फिर से एग्जाम देंगे क्योंकि उनको मैदानी क्षेत्र में आना है। पिछली भर्ती सरगुजा और बस्तर के लिए हुई है, तो हो सकता है वो मैदानी क्षेत्र में आने के लिए हाथ पांव मारेंगे, वो फिर से एग्जाम देंगे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या उनके ये एग्जाम देने से हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं। हमको उतना मिलेगा जितना हम पढ़ेंगे, है कि नहीं? हो सकता है कि सारे क्वेश्चन हमारे रेंज के ही आ जाए और हमसे बनते हो। बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए ये आपके सिलेबस में चीजें रहने वाली हैं। अब मैं हिंदी भाषा के बारे में आपको बता रहा था कि हिंदी भाषा के सिलेबस में क्या रहता है। देखिए पिछले बार का सिलेबस देखो या व्यापम के किसी भी एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखो तो कुछ ऐसी मूलभूत चीजें हैं जो लगभग हर एग्जाम में रहना ही रहना है। जैसे हिंदी के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक स्वर व्यंजन वर्तनी इस नाम से रहता है। स्वर व्यंजन वर्तनी इस नाम से लिखा होता है। लेकिन हिंदी में सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपने को केवल स्वर व्यंजन और वर्तनी बस को नहीं देखना है बल्कि पूरे की पूरी वर्णमाला को देखना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वर्णमाला में केवल स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, कौन सा वर्ण क्या होता है, यही नहीं पूछता। इसके कॉन्सेप्चुअल हिस्से से आपको क्वेश्चन करता है। कॉन्सेप्चुअल हिस्सा मतलब आप जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो केवल ये नहीं है कि अपने को जितने वर्ण हैं उसके बारे में जान लिए, कितने स्वर होते हैं जान लिए, कितने व्यंजन होते हैं जान लिए, है ना? इतना पर्याप्त नहीं है। रायपुर से चल रही है गीतांजलि क्लास। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वर्णमाला में हमको जानना होता है। जैसे जैसे जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णमाला में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल हिस्से आएंगे। जैसे आप स्वरों में पढ़ेंगे, स्वरों में पहुंचेंगे, सबसे पहला हिस्सा है स्वर। तो स्वरों के अंतर्गत स्वरों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, उस विभाजन को भी हमको देखना है। आप व्यंजनों में पहुंचेंगे तो व्यंजनों का विभाजन देखना है। स्वरों को 5 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, तो हमको ये जानना भी जरूरी है कि किस आधार पर कितने प्रकारों में बांटा जाता है, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट बनता है, वहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फलाना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ा होगा आपने। रचना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, देखा होगा क्वेश्चन आपने, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से डील करने के लिए अपने को एकदम बेसिक में जाकर के चीजों को तैयार करना होगा। तो वर्णमाला में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। स्वरों का विभाजन पढ़ना है, व्यंजनों का विभाजन पढ़ना है, वर्णों का उच्चारण स्थल पढ़ना है। व्यापम का एकदम फेवरेट जोन है ये, एकदम फेवरेट जोन। मतलब वो एक वर्ण देगा, बोलेगा इसका उच्चारण स्थल बताओ।
या तो इधर चार वर्ण दे देगा, इधर 4 उच्चारण स्थल दे देगा, बोलेगा कि चलो भाई इनका उच्चारण स्थल सुमेलित करो। इस पैटर्न में आए हुए क्वेश्चन। इसके अलावा अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, इसके अलावा अघोष वर्ण सघोष वर्ण क्या होता है, इसके अलावा हिंदी डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट अपने को देखना है। एक क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, पढ़े है ना, पुराने क्वेश्चन में आपने देखा होगा। हिंदी डिक्शनरी से क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में क्ष किस वर्ण के बाद आता है। अब यदि हमको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता है तो फिर सर हम एग्जाम में लैग करेंगे ही, सीधी सी बात है। ये बहुत बेसिक चीज है जो अपने को पता होना चाहिए। आगे जाकर के मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी पुराने क्वेश्चन से थोड़ा सा अवेयर अपने को रहना है, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक आपके सिलेबस का होता है वर्णमाला। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस में होता है शब्द रचना। सिलेबस थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता है, उसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज करके बता रहा हूं, है ना। शब्द रचना के अंतर्गत हमको 4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। एक टॉपिक तो है संधि, एक है उपसर्ग, एक है प्रत्यय, और एक टॉपिक है समास। ये 4 टॉपिक हमको देखना होता है शब्द रचना के अंतर्गत, ठीक। इसके बाद अगले टॉपिक में आते हैं हम। अगला टॉपिक कहलाता है शब्द साधन। शब्द साधन के अंतर्गत हमको शब्दों का विभाजन जानना होता है। शब्द क्या है, शब्दों को कैसे विभाजित किया जाता है, ये हमको देखना है। तो शब्द साधन में हम जब पढ़ेंगे, शब्द साधन का जब विस्तार करेंगे, तो इसी में हमको पढ़ना है विकारी और अविकारी शब्द। इसी में हमको पढ़ना है रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द। इसी में हमको पढ़ना है तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द और संकर शब्द भी। इसके अलावा हमको देखना है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक। तो ये 8 प्रकार के शब्द हमको देखना है। इसके अलावा हमको देखना है निपात वगैरह को। निपात भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चला है आपके एग्जाम के लिए, तो निपात भी हमको पढ़ना है। तो शब्द साधन में ये सारी चीजें जब आप पढ़ लेंगे तब अगले टॉपिक में एंट्री करेंगे। अगला टॉपिक आपका होगा शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक होता है लिंग, एक होता है वचन, एक होता है कारक। ये 3 टॉपिक हमको देखना है शब्द रूपों के अंतर्गत। शब्द रूप पढ़ने के बाद आप पहुंचते हैं वाक्य में, और वाक्य के अंतर्गत आपको 3-4 चीजें वाक्य से एकदम सीधे सीधे देखनी है। जैसे वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, यहां से आपने क्वेश्चन पिछले 3-4 एग्जाम में बहुत देखा होगा। उद्देश्य के बारे में पढ़ना, विधेय के बारे में पढ़ना, है ना, तो ये वाक्य के अंग कहलाते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। इसके अलावा जब आप वाक्य के अंग पढ़ेंगे तो आपका पदबंध वाला टॉपिक यहीं से कवर हो जाएगा, पदबंध वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपका इसी में वाक्य के आवश्यक तत्व पढ़ने हैं और वाक्य के भेद पढ़ने हैं। ये अपने को पढ़ना है वाक्य वाले टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। देखता हूं उसको रोहन, है ना, कहां तक पहुंचे देख लेता हूं मैं। वाक्य पढ़ने के बाद फिर अगला टॉपिक आपका आएगा, ये सब अपने को पढ़ना होता है पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक
शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमको देखना है। इसके अलावा हमको देखना है इसी में काल, विराम चिन्ह, ये टॉपिक्स हमको देखना है। ठीक, इन दोनों टॉपिक्स को मैं बोलूंगा सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा। मैं पढ़ा दिए रहूंगा, आप लोग देख लेना इसको, लेकिन अगर आपके सिलेबस में रहेगा तो पढ़ना, अगर सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सिलेबस में, पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें वर्ग 3 में ये टॉपिक्स नहीं थे, ये दोनों टॉपिक, ये वर्ग 2 में था। तो वर्ग 2 में हो सकता है रहे, हो सकता है ना रहे। वर्ग 3 में हो सकता है रहे, हो सकता है ना रहे, दोनों संभावनाएं बन रही हैं। तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जब सिलेबस आएगा तो सिलेबस देख करके निर्णय करना कि हमको इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका भाषा शिक्षण वाला हिस्सा, ये वर्ग 3 में तो कंफर्म है कि रहेगा ही। वर्ग 2 में 100% नहीं बोला जा सकता। ठीक है, वर्ग 2 में 100% नहीं बोल सकते कि भाषा शिक्षण से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वेटेज बहुत कम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद कम ही है कि भाषा शिक्षण वाले हिस्से को वो इंक्लूड करेगा, लेकिन अगर करता है तो ये हमको पढ़ना है, और अगर इंक्लूड नहीं करता है तो इसको छोड़ दिए रहना। ठीक है, चल, तो ये मोटे तौर पर देखा जाए ना तो आपके सिलेबस का ये पूरा खाका बनता है, सिलेबस का पूरा हिस्सा बनता है। इसके बाहर चीजें नहीं जानी है, इन्हीं में से ही क्वेश्चन जो है वो आपके बनने वाले हैं। ठीक है, एक टॉपिक और बोलूंगा, मुहावरे और लोकोक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस वर्ग 2 के लिए भी बोलूंगा और वर्ग 3 के लिए भी बोलूंगा कि यहीं से हमको चीजों को पढ़ना है, यहीं से चीजों को समझना है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग शुरू करते हैं। सिलेबस आप लोग लिख लिए? ठीक है, इसी क्रम में पढ़ेंगे, और ध्यान रखना क्रम भी हम लोगों का ना ऐसा ही होना चाहिए पढ़ते समय। ठीक है, चल, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सिलेबस का है। हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है वर्ण एवं वर्णमाला। ये हमको पढ़ना है, वर्णमाला हमको पढ़ना है। तो वर्णमाला की शुरुआत हम करते हैं 3 परिभाषाओं से। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्या है, दूसरा हम देखेंगे अक्षर क्या है, और तीसरी परिभाषा हम देखेंगे वर्णमाला की। ये क्या है सर? वर्ण क्या है, अक्षर क्या है और वर्णमाला क्या है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले तो वर्ण क्या है, क्या होते हैं वर्ण, क्या होते हैं सर वर्ण? वर्ण वर्ण, अरे ध्वनि खुद अपने आप में सबसे छोटा होता है। हम्म, वर्ण क्या है? अरे वर्णमाला में वर्ण क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ध्वनि खुद लघुत्तम इकाई है इसको। हाँ, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा कहती है वर्ण की। वर्ण की परिभाषा कहती है कि ध्वनियों के
लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के बारे में खास जानकारी यह है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो सर अक्षर क्या होते हैं? अक्षर के बारे में परिभाषा दी जाती है कि अक्षर लघुत्तम वाक ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। लघुत्तम वाक ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता वो कहलाता है अक्षर। ठीक है। अब यहां से कॉन्सेप्ट जो है आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो, वर्ण और अक्षर, इनकी परिभाषाओं को देखो। वर्ण की परिभाषा कहती है कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है। वहीं अक्षर की परिभाषा कहती है कि लघुत्तम वाक ध्वनि है जिसका खंडन संभव नहीं है। अब इन दोनों में यदि मैं अंतर देखने के लिए जाऊं ना, तो पहला अंतर तो ये दिखाई पड़ता है कि वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है। इसका मतलब वर्ण का संबंध होता है लिखित भाषा से। वहीं अगर मैं अक्षर की परिभाषा कहूं तो अक्षर लघुत्तम वाक ध्वनि है। वाक यानी होता है बोलना, बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। हालांकि कई जगह पर हम एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इसको प्रयोग में लाते हैं, लेकिन व्याकरण में टेक्निकली देखा जाए, तकनीकी रूप से देखा जाए तो इनमें अंतर होता है। अक्षर चूंकि लघुत्तम वाक ध्वनि है, बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि है, इसका मतलब अक्षर का संबंध होता है मौखिक भाषा से। ये मौखिक भाषा से संबंधित होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम भाषा पढ़ते हैं तो भाषा को दो प्रकारों में बांटा जाता है। वैसे कुछ भाषा शास्त्री जो है भाषा को तीन प्रकारों में बांटते हैं। एक को कहते हैं वो कि भाषा जो है ये एक प्रकार होता है इसका मौखिक भाषा। दूसरे प्रकार को वो कहते हैं लिखित भाषा। और कुछ भाषा शास्त्री तीसरे प्रकार को भी मान्यता देते हैं जो है सांकेतिक भाषा। लेकिन ध्यान रखना, सांकेतिक भाषा को हर भाषा शास्त्री ने मान्यता दी है ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, तीन अलग अलग प्रारूपों की बात होती है जब भी हम भाषा के प्रकारों की बात करते हैं। मौखिक भाषा भाषा का वह प्रारूप होता है जिसमें ध्वनियों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है। मतलब यहां पर भाव संप्रेषण के लिए माध्यम कौन है? ध्वनि है। ध्वनि, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसका टेक्निकल पक्ष देखो, तकनीकी पक्ष देखो, क्या हो रहा है? मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, इन ध्वनियों में कुछ अर्थ छुपे हुए हैं। आप चूंकि इस भाषा को जानते हैं, ये ध्वनियां आपके कानों तक पहुंचती हैं,
और मेरा भाव आप तक पहुंच जाता है। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। हाँ, तो जब इस प्रारूप में भावों का संप्रेषण होता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा, जहां पर ध्वनियों के माध्यम से भावों का संप्रेषण किया जाता है। वहीं दूसरे प्रारूप को कहा जाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में भाव संप्रेषण के लिए हम प्रयोग करते हैं ध्वनि चिन्हों का। ध्वनि चिन्हों के प्रयोग द्वारा भावों का संप्रेषण होता है। अब ये ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं सर? ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। जैसे जैसे मेरे मुंह से ध्वनि निकली क, मैंने कहा हम इसको ऐसा लिखेंगे। मेरे मुंह से ध्वनि निकली ख, मैंने कहा हम इसको ऐसा लिखेंगे। मेरे मुंह से ध्वनि निकली ग, हमने कहा इसके लिए ऐसा चिन्ह बनेगा। ये चिन्ह बाद में आए हैं, ध्वनियां पहले आई हैं, है कि नहीं? हमने पहले ये ऑब्जर्व किया होगा ना व्याकरण लिखते समय कि हमारे मुंह से कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, निकलती हैं। बाद में इन ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किया गया होगा। ठीक है, तो ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाव संप्रेषण होता है, और जब भी ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाव संप्रेषण होगा, भाषा के इस प्रारूप को क्या कहा जाएगा? लिखित भाषा कहा जाएगा। वहीं तीसरे प्रारूप को हमने नाम दिया है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा भाषा का वह प्रारूप है जिसमें संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण किया जाता है। मतलब भाव संप्रेषण के लिए किसका प्रयोग होगा? संकेतों का। जैसे जैसे ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में ना तो किसी प्रकार की आवाज आती है मौखिक भाषा के जैसे, और ना ही कुछ लिख करके आता है लिखित भाषा के जैसे। आता है क्या? नहीं। वहां पर केवल 3 प्रकार की लाइटें लगी होती हैं। आप चूंकि उन लाइटों का अर्थ समझते हैं, उन बत्तियों का अर्थ समझते हैं, और उसी के हिसाब से सिग्नल का अनुपालन करते हैं। यही होता है। लाल आता है तो आप रुक जाते हैं, हालांकि आपको बोला नहीं गया है, आपके कान में ध्वनि पड़ी क्या? अरे रुको रुको रुको। हाँ, कि कुछ लिख करके आया, अरे रुक जाओ इधर से आने वाले रुको। नहीं, ऐसा कुछ लिख के भी नहीं आता। वहां पर केवल 3 प्रकार के रंग के 3 रंग के लाइटें लगी हुई हैं। हर लाइट का अपना एक अर्थ होता है। आप चूंकि उस अर्थ को समझते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल का अनुपालन करते हैं। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा में संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण होता है। तो 3 विधियां हैं, या तो बोल के आप भावों को अभिव्यक्त करोगे, या लिख करके करोगे, या संकेत द्वारा करोगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना, सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रारूपों में शामिल नहीं किया जाता, और इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, वो आंसर लेता है 2। हर बार जब भी ये क्वेश्चन आया है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, वो आंसर लेता है 2, 3 कभी नहीं लेता। अब ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि कांता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिखना संभव नहीं है, इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भाषा के प्रकारों में शामिल किया ही नहीं जाता है। अब एक बात आएगी कि सर कांता प्रसाद गुरु इतना बड़ा आदमी है क्या हम स्वयं हम लोग उसकी बात मानेंगे? मानना पड़ेगा अगर हिंदी पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हिंदी का व्याकरण उन्हीं ने लिखा है। हिंदी का व्याकरण लिखने वाले का नाम क्या है? कांता प्रसाद गुरु। उन्होंने कहा कि सांकेतिक भाषा चूंकि व्याकरण से बद्ध नहीं हो सकती, इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए भाषा के प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है, वो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, 3 कभी नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, तो कभी क्वेश्चन आ जाए मान लो भाषा के कितने प्रकार हैं, तो 2 हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक, अब यहीं पे अंतर समझो। देखो इधर, आप जब वर्ण की बात करते हैं ना, तो वर्ण क्या है?
वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है, यानी ध्वनि चिन्हों को ही आप क्या कहते हो, वर्ण कहते हो। तो सर अक्षर क्या है? अक्षर मौखिक भाषा की इकाई है, मतलब ध्वनि जिन खंडों में बंटती है उनको आप कहते हैं अक्षर। ये अक्षर है। तो मौखिक भाषा कैसे बनेगी? ध्वनियों के संयोजन से। और लिखित भाषा कैसे बनेगी? वर्णों के संयोजन से। समझ आया अंतर? आप जैसे अखबार पढ़ते हो तो अखबार में क्या कोई आवाज आती है क्या? अखबार खोलते ही हाँ फलाना फलाना नहर में बहुत सारा पानी हो गया है ना, 2 लोग उसमें डूब गए, आवाज आती क्या वहां से? नहीं। अगर एकदम टेक्निकली देखें ना तो उसमें चिन्ह बने हुए हैं केवल, है कि नहीं? आपके अखबार में केवल चिन्ह बने हुए हैं। आप चूंकि उस भाषा को जानते हो इसीलिए उस अखबार को पढ़ पा रहे हो। आपको अगर चाइनीज की किताब ला करके दे दी जाए या चाइनीज भाषा की अखबार ला करके दी जाए तो आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? आप उस भाषा को जानते ही नहीं हो, उसके ध्वनि चिन्हों को आप नहीं समझते हो। कहां चीन जाओगे सर, ओडिया का ला के रख दे, नहीं पढ़ पाओगे, पड़ोसी राज्य है अपना, नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? कारण वही है, क्योंकि आप उस भाषा को नहीं जानते। और चूंकि आप उस भाषा को नहीं जानते इसीलिए उसके ध्वनि चिन्हों के प्रति जागरूक नहीं है। तो लिखित भाषा का दायरा जो होता है ना वो बहुत सीमित होता है, लेकिन मौखिक भाषा का दायरा थोड़ा सा विस्तृत होता है। ठीक है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जिसने औपचारिक पढ़ाई नहीं की है, यदि उससे भी मैं हिंदी में बात करता हूं तो वो प्रॉपर मेरे उत्तर देता है ना। मतलब मौखिक भाषा का दायरा ज्यादा विस्तृत होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज जो है वो लिख कर तो नहीं बताई जाती है ना। संवाद जो होता है वो अधिकांशतः मौखिक ही होता है, ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए। तो इसकी इकाई को क्या कहा जाएगा? वर्ण। और इसकी इकाई को क्या कहा जाएगा? अक्षर। अंतर समझ आया दोनों में? समझ आया अंतर? वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है? समझ आ गया? अब यहां से ये इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं सर? यहां इसलिए जाना पड़ रहा है डिटेल में क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है समझना, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ना आने चाहिए ताकि आपका बेसिक नॉलेज जो है वो चेक होता रहे। वो क्वेश्चन क्या करता है देखो, आपसे क्वेश्चन करता है कि कमल शब्द में विकल्प देगा ए 3 वर्ण और 3 अक्षर हैं, विकल्प बी 3 वर्ण 6 अक्षर हैं, विकल्प सी 6 वर्ण 3 अक्षर हैं, और विकल्प डी 6 वर्ण और 6 अक्षर है। ऐसे, ठीक है? ये क्वेश्चन बनता है, और ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग इसको छू भी नहीं पाते, क्योंकि ज्यादा बेसिक जानने से फिर बनता नहीं है ना क्वेश्चन। ठीक है? ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो आप लोग आधे लोग तो इन दोनों विकल्पों में कंफ्यूज होना शुरू भी हो गए होंगे। हो गया दिमाग शुरू, है ना, कि बी आएगा कि सी आएगा। मतलब यहां से ये जान लो कि हमको शब्दों में वर्ण और अक्षरों की संख्या निकालना सीखना है। अगर हमको वर्ण और अक्षरों की संख्या निकालना आ गया तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ठीक है? हाँ। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले एकदम बेसिक हिंदी में जाना पड़ेगा, समझना इस बात को। मान लो अगर मेरे पास शब्द है राम, ये देखो, मुझे राम लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग मैंने किया है,
या जिन चिन्हों की आवश्यकता है राम लिखने के लिए, उन चिन्हों को क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। लिखने के लिए बोल रहा हूं ना, तो लिखित भाषा हो गई। तो राम शब्द लिखने के लिए मुझे आवश्यकता हुई र की, ये देखो, मुझे आवश्यकता हुई आ की, ये देखो, मुझे आवश्यकता हुई म की, और आवश्यकता हुई आ की। इन चारों की आवश्यकता हुई, ठीक है। चूंकि राम शब्द लिखने के लिए मुझे 4 अलग अलग ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता हुई, इसीलिए मैं कहूंगा कि राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। वर्ण कितने हैं? 4। क्यों? लिखने के लिए बोल रहा हूं ना, तो लिखित भाषा की इकाई कौन होती है? वर्ण। तो राम शब्द में वर्णों की संख्या हो गई 4। और अगर अक्षरों की संख्या देखूं तो ध्यान देना, अक्षर क्या किसकी इकाई है? मौखिक भाषा की इकाई है। इसका मतलब अगर मुझे राम में अक्षरों की संख्या निकालनी है तो मुझे यह देखना होगा कि राम का उच्चारण करने के लिए मुझे कौन से ध्वनि चिन्ह चाहिए। क्या राम का उच्चारण मैं ऐसे करूंगा, रा आ म अ, उच्चारण करते समय? नहीं ना। मैं इसका उच्चारण कैसे करूंगा? रा और म। इसका मतलब राम शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहीं से वो क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं से वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो राम शब्द लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता हुई वो कहलाएंगे वर्ण, और राम शब्द बोलने के लिए जो ध्वनि चाहिए उनको कहा जाएगा अक्षर, ठीक है। मतलब यहां से हमको ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी कि भाई हम वर्णों की संख्या निकाल पाएं और अक्षरों की संख्या निकाल पाएं, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान देना। देखो, आपको अगर वर्णों या अक्षरों की संख्या निकालनी है, दोनों में से कुछ भी निकालना हो, सबसे पहला चरण यह होता है कि आप उस शब्द का वर्ण विन्यास कर दो। जो भी शब्द हमारे पास दिया हुआ है, हमको दिया है, उस शब्द का क्या कर दो? वर्ण विन्यास कर दो। वर्ण विन्यास करने का मतलब शब्द को उसके छोटे 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 खंडों में बांट करके लिखना। इसके बाद वर्ण विन्यास, जैसे मैंने यहां पर किया, राम शब्द का कर लिया ना वर्ण विन्यास, इसी को बोला जाता है वर्ण विन्यास। अब वर्ण विन्यास करने के बाद वर्णों की संख्या कैसे निकलेगी? देखो, आप क्या करो, प्रत्येक इकाई की गणना कर लो। प्रत्येक इकाई की गिनती कर लो, गणना कर लो। जब आप प्रत्येक इकाई की गणना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? संख्या। ये संख्या ही वर्णों की संख्या होगी, ठीक है। जैसे सर, जैसे राम शब्द का मैंने वर्ण विन्यास किया, ये वर्ण विन्यास कर लिया। अब वर्णों की संख्या निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? इनको काउंट करूंगा, 1 2 3 4। कितनी आई संख्या? 4। इसीलिए राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक। अक्षरों की संख्या कैसे निकलेगी सर? देखो ध्यान से, अक्षरों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले स्वतंत्र स्वरों की गणना कर लो। स्वतंत्र स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो किसी व्यंजन के साथ आबद्ध नहीं होते, ठीक है, इनकी गणना करनी है। दूसरा कि हम ऐसे युग्मों की गणना करें जो कि एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से बने हों। जैसे राम शब्द में देखो,
राम शब्द में अगर मैं ऐसे जोड़े निकालूं तो कितने निकलेंगे? एक और ये दो, दो जोड़े निकले। ठीक है, तो देखो राम शब्द में कैसे हुई है गणना। मैं क्यों बोलता हूं अक्षर दो है, समझना। सबसे पहले मैं देखूंगा कि उस शब्द में स्वतंत्र स्वर है क्या। क्या यहां पर कोई भी स्वर स्वतंत्र दिख रहा है? कोई भी स्वर स्वतंत्र दिख रहा है क्या? नहीं, ये एक व्यंजन के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखो जुड़ा हुआ है ना, मतलब कोई भी स्वर स्वतंत्र नहीं है। और स्वर स्वतंत्र नहीं है मतलब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य। अब ऐसे जोड़े कितने हैं जो कि व्यंजन और स्वर के मेल से बने हैं? तो एक जोड़ा और ये दो जोड़ा, तो कितना हो गया? दो। अब क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। इससे जो संख्या आएगी वही अक्षरों की संख्या होगी, वही अक्षरों की संख्या होगी। सर तो क्या एग्जाम हॉल में इतना तमाशा करते रहेंगे क्या? एग्जाम हॉल के लिए ना थोड़ा सा आपको आसान तरीका बता देता हूं, एक नियम बता देता हूं जो याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद हो जाएगा समझना। एक नियम हमेशा याद रखना वर्णों और अक्षरों की संख्या निकालते समय कि किसी शब्द में स्वरों की संख्या सदैव बराबर होती है उस शब्द में अक्षरों की संख्या के। तो शब्द में जितने अक्षर हैं, है ना, वो कितने होंगे? उतने ही होंगे सर जितना कि उस शब्द में स्वर है। ठीक है, जैसे राम शब्द में देखो एक ये है स्वर और एक ये है, इसीलिए आंसर कितना निकला है? दो निकला है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो हमारे पास शब्द लिखा हुआ है अजय, ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। आ को फिर से मत तोड़ना भाई, ठीक है, या कोई भी बड़ा स्वर रहेगा उसको भी नहीं तोड़ना, जो जैसा है वो वैसा ही लिखाएगा। आ धन जा धन आ और या धन आ। अब इसमें वर्णों की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको काउंट कर लूंगा। तो कितनी आएगी संख्या वर्णों की? 5। ये देखो 1 2 3 4 5 आ गया। अब अक्षरों की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हर एक स्वर को गिनूंगा, स्वर स्वर को गिन लूंगा। ये रहा एक स्वर, ये रहा दूसरा स्वर और ये रहा तीसरा। तो मैं कहूंगा कि अजय शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है? 3। और वर्णों की संख्या कितनी है? 5। यहां से यह भ्रम भी टूट गया होगा कि वर्णों की संख्या हमेशा अक्षरों के डबल होती है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वर्णों की संख्या हर बार डबल हो वर्णों की अक्षरों की संख्या से जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन अब? ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बन जाएगा। अगर मैं आपको 4-5 शब्द दूं और बोलूं कि चलो भाई इसको बनाओ, बना लोगे? चलो लिखो तो शब्द। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आपातकालीन। हो गया, लिख लिए? लिखो विद्यालय। विद्यालय। नाट्यशास्त्र। हो गया, चलो इनके आंसर निकालेंगे आप। ठीक है, वो वर्ण में काउंट होगा, अक्षरों में नहीं होगा। हाँ, वो वर्ण में काउंट होगा क्योंकि हर एक इकाई की गणना करनी है। जैसे ये देखो, जैसे छत्तीसगढ़ को बता देता हूँ, है ना। जैसे मान लो हमारे पास शब्द लिखा है छत्तीसगढ़,
तो मैं कैसे तोड़ूंगा? सबसे पहले मैं तोड़ूंगा छ को, ये बन गया छ धन आ। फिर यहां तोड़ूंगा आधा ता मिला ती, आधा ता मिला ती। ठीक है, यहां से एक चीज और सीखना, यहां पर बड़ी ई है तो मैंने चुपचाप बड़ी ई लिखा है। ठीक है, उसमें ई धन ई या बड़ी ई धन छोटी ई या छोटी ई धन बड़ी ई ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, फिर सा को तोड़ लो, सा धन आ, फिर ग धन आ, फिर ढ़ा धन आ, ऐसा। अब यहां से अगर मैं वर्णों की संख्या निकालूं तो कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्या हो गए हमारे? वर्ण। अब अक्षरों की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? केवल स्वर स्वर को काउंट कर लूंगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्या हो गए? अक्षर हो गए। यही तो है। ठीक है, बन जाएगा। बना लोगे ना? वर्ण और अक्षरों की संख्या निकालने आ जाएगा ना? ठीक है, चल तो कल आपसे मिलता हूं और कल इसके आगे हम लोग वर्णमाला की परिभाषा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए कोई सवाल? अब जिस हिसाब से मैडम ने कहा है ना, कि रिजर्व डेट पे एग्जाम होगा, तो बिल्कुल श्योर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि रिजर्व डेट उसी उन्हीं 3 महीनों में रखा गया, 2 महीनों में, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो अगर वो सितंबर में नोटिफिकेशन देता है और एग्जाम लेना चाहे, ले भी सकता है, ले भी सकता है वो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और इसका एकदम सीधा कारण है यार, कि देखो नोटिफिकेशन आप आउट करते हो तो आपको कम से कम 1 महीना टाइम मिलना चाहिए फॉर्म भरने का, नियम ये बोलता है। ठीक है, उसके बाद कम से कम 1 महीना आपका एडमिट कार्ड, आपके लिए सेंटर्स अरेंज करना, ये सारी चीजों में लग जाता है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो 5 सितंबर को कहा है कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मान लो 5 सितंबर को कर दिया और अक्टूबर में एग्जाम लेगा, तो सर 60 दिन तो मिले ही नहीं अपने को। फॉर्म भरने वाला 30 दिन और 30 दिन आपका सेंटर वगैरह का अरेंजमेंट करने में, ठीक है उसको 10 दिन भी मानो, है ना, मतलब 20 दिन मानो, तो भी 50 दिन तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और सरकारी किसी भी संस्था को ना अंडर एस्टिमेट मत करना, वो 10 दिन के नोटिस में एग्जाम ले लेती है। एसआई मेंस पिछले बार 15 दिन के नोटिस में निकला था, पिछले बार। लेने वाला कौन? व्यापम। ठीक है, पिछले बार व्यापम ने लिया था। ठीक है, तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, वो 15 दिन के नोटिस में भी एग्जाम ले ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कर चुके हैं, अपने जीवन काल में देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम जैसा तिथि निर्धारित की जा रही है और जैसा कि व्यापम से खबरें आ रही हैं, लगभग रिजर्व डेट में आपकी होने वाली है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन संभावना, क्योंकि मंत्री जी खुद बोल दिए 5 सितंबर के आसपास जारी होगा या 5 सितंबर को जारी होगा। हर साल शिक्षक भर्ती में करेंगे, शिक्षक दिवस में करेंगे। देखो अब क्या बोलते हैं। तो लेक्चर वहां पता करो ना यार, कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी? हिंदी के लिए उसके लिए चल रही है क्लासेस। नहीं, डिग्री चाहिए रहता है, कंप्लीट चाहिए रहता है। ठीक है, मतलब जिस साल वैकेंसी आए उस साल आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जैसे एग्जाम कम से कम हो जाना चाहिए, रिजल्ट अवेटेड रहना चाहिए केवल, ऐसा तो एलिजिबल है वो। ठीक है, डिग्री आपकी मतलब फाइनल ईयर का एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, परसुइंग रहोगे, आपको पता चला एग्जाम है
और फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम अगले महीने या 1 महीने बाद ही है, तो आप एलिजिबल नहीं हो फिर। ठीक है, रिजल्ट अवेटेड रहता है, चल जाता है।